नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है और आज मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने अपना मतदान किया है। अरुण श्रीवास्तव, जिन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और भोपाल से वे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उन्होंने आज सबसे पहले जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपना मतदान किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की आज तमाम जो लोकसभा सीटें 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और आज मध्य प्रदेश में खुद राजा, महाराजा और मामा की साख आज दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल सीटें एक साथ जिन पर आज मतदान होना है और कई दिग्गजों की आज साख दांव पर लगी है। जिस तरह से इसके पहले भी कहा था कि राजा, महाराजा और मामा ये तीनों ही आज लोकसभा चुनावी मैदान में खड़े हैं और इन तीनों ही की साख दांव पर लगी है, जहां कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर आज का चुनाव जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सबसे पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर मतदान किया है अरुण श्रीवास्तव, जो कि कांग्रेस की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजधानी भोपाल से उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और उन्होंने सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जहां उन्होंने मतदान किया और जनता से भी अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो मध्य प्रदेश में जहां लोकसभा चुनाव की तीसरे चरण की 9 सीटों पर चुनाव आज होना है, मतदान आज होना है 9 सीटों पर, और इन 9 सीटों में कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं और कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, चूंकि राजा, महाराजा और मामा ये तीन जो दिग्गज दोनों ही पार्टियों के हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के। और 2019 के बाद में मध्य प्रदेश में कई समीकरण बदले, चूंकि 2019 के बाद देखा कि 2020 में जिस तरह का उलटफेर हुआ और उसके बाद कई समीकरण बदले हैं, चाहे मुद्दोवार हो या फिर जातिगत वार हो, हर प्रकार से मध्य प्रदेश में समीकरण बदले हैं। और अब उन समीकरणों के बदलने के बाद में जनता आखिर क्या अपना निर्णय बनाती है, जनता कैसे चुनती है, बड़ा सवाल बना है। और अपने आप में ही सभी पार्टियां जहां मंथन और चिंतन भी कर रही हैं कि इस बार जनता का आखिरकार मूड क्या रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश से बीजेपी को बड़ी लीड मिली थी, 28 सीट बीजेपी ने जीत ली थी। फिलहाल 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास है, सिर्फ एकमात्र सीट जो कि छिंदवाड़ा है वो कांग्रेस के पास है। और ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि इस बार सभी 29 सीटें बीजेपी अपने पाले में कर सके। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है कि इस बार वो अपनी सीटों को यानी अपनी लीड को और ज्यादा बढ़ा सके। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर लगातार जुड़ रहे हैं, शबाना हमारे साथ में जुड़ चुकी है। शबाना, मध्य प्रदेश में चुनाव बेहद ही रोचक और दिलचस्प इसलिए चूंकि 2019 के बाद कई सारे समीकरण बदले हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि 2019 में भले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो 29 में से 28 सीट बीजेपी ने अपने पाले में कर ली। उसके बाद 2020 में जिस तरह से उपचुनाव हुए और जो समीकरण बदले हैं, जो फेरबदल राजनीति में हुआ, उसके बाद कितने समीकरण अब बदले और क्या लगता है इस बार जो दावा पार्टी कर रही है बीजेपी कि सभी 29 सीटें जीत पाएगी, मुमकिन है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में जो है तीसरे चरण के लिए 9 सीटों पे मतदान होना है। इसमें से 4 से 5 सीटें ग्वालियर चंबल की, और जाहिर सी बात है आज 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री का किस्मत का फैसला आज जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 जून को रिजल्ट आएंगे, तब पता चलेगा कि लोगों ने, जनता ने इन्हें कितना पसंद किया। तो कहीं ना कहीं आज 3 से 4 हॉट सीटें ऐसी है जहाँ पे मतदान होना है। अगर मैं भाजपा की बात करूँ खास करके, तो कहीं ना कहीं भाजपा मध्य प्रदेश में मिशन 29 के तहत काम कर रही थी। चूंकि अब तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है आज, ऐसे में भाजपा अभी भी ये दावा भर रही है। अभी से कुछ देर पहले कोलार में बूथ क्रमांक 223 में बीडी शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश में मिशन 29 के तहत भाजपा काम कर रही है और हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं, हमने सर्वे करा लिया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा एक तरफ अपनी सारी चीजों को लेकर पॉजिटिव दिख रही। वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस भी 5 से 6 सीटें जीतने का दावा कर रही है अब तक के जितने भी चरण हुए उसमें। तो कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा और जो दावे हैं उनकी हकीकत जो है वो 4 जून को रिजल्ट आएगी तब
तब पता चलेगा। लेकिन आज मतदान के दिन 1.77 करोड़ जनता आज जो है अपने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। इसमें से वो सीटें भी हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा दिग्विजय सिंह मैदान में, और खासकर आज मध्य प्रदेश का गढ़ और देश का दिल राजधानी भोपाल में भी चुनाव है। ऐसे में सभी मतदाता जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में, चूंकि कड़ी धूप हो जाती है दोपहर तक और गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए जो है मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्र पर लाइन लगा के खड़े हुए अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और साफ तौर पर मतदाताओं का कहना है कि हमने विकास के मुद्दे पे काम किया और रोजगार जो देगा, जो अच्छी शिक्षा देगा, उसकी सरकार बननी चाहिए। मुद्दे हमेशा जनता के लिए होने चाहिए और ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो विकास को, जो देश को आगे ले जाए। तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो सब जानती है, जनता जो है सब जानती है और वो अपने मताधिकार को प्रयोग कर रही है। जाहिर सी बात है वो खुलकर नहीं कहती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने मत देकर ये बता देती है कि वो किसको पसंद कर रही है। और 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस कितनी सीटें जीतेंगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शबाना, जो कि जिस तरह से आपने भी कहा है कि इस बार जनता जो है वो अपने मूलभूत मुद्दों को ही आधार बनाकर अपना मतदान कर रही है। यानी कि जो तमाम मुद्दे हमने देखा लोकसभा चुनाव में, जिन मुद्दों का प्रचार किया गया, राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, 3 तलाक का मुद्दा उठाया गया, धारा 370 का मुद्दा उठाया गया, जातिगत जनगणना तक का मुद्दा यहाँ उठाया गया। लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो जनता अपने मुद्दों को ही ध्यान में रखते हुए मतदान करती है। बनी रहिएगा और भी आपसे हम आगे अपडेट्स लेंगे। हरदा से जफर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जफर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, शायद आप किसी मतदान केंद्र पर खड़े हैं, बेहद ही सुंदर तरीके से ये मतदान सजाया गया है। आकर्षण का केंद्र वाकई ये मतदान जो केंद्र है वो बनाया गया है। क्या वजह? चूंकि बीते 2 चुनाव से हमने देखा, जब 2 चरण के चुनाव हुए तो मतदान फीसदी बेहद कम रहा। क्या मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के जो मतदान केंद्र है वो सजाए गए हैं और इससे कितना फायदा होगा? कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जिला पंचायत का केंद्र है और इसको आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। जहाँ पर जो है तो जिला प्रशासन ने जो है तो उन मतदान केंद्रों को चिन्हित किया था जहाँ पर पिछले लोकसभा हुई शादी का मंडप होता है, एक मंडप को सजाया गया है। तमाम वोटर से आप देख सकते हैं किस प्रकार वह सेल्फी पॉइंट है, वहां आकर सेल्फी ले रहे हैं और अपने जो है तो बच्चों की जो चीजें हैं वो वहाँ लगाई गई है। और सभी जो है तो मतदाता बड़ी उनसे बोल देना बिल्कुल आप बने रहिएगा, आपसे आगे हम और भी अपडेट्स लेंगे। शबाना भी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। शबाना की ओर मैं रुक करना चाहूंगी। शबाना, जिस तरह से मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण पर हम चर्चा कर रहे थे और आपने भी कहा कि इस बार 3 जो दिग्गज हैं उनकी साख दांव पर लगी है। राजा, महाराजा और मामा तीनों ही अलग अलग सीट से इस बार चुनावी मैदान में खड़े हैं। विदिशा की अगर बात कर लें तो 20 साल के बाद खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम माफ कीजिएगा, उन्हें यहाँ विदिशा से चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। इधर राजगढ़ अगर देखें तो राजगढ़ में 33 साल के बाद दिग्विजय सिंह अपने गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार क्या वजह आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों को अपने दिग्गजों को मैदान में उतारना पड़ा और वो भी इतने लंबे अंतराल के बाद? क्या दोनों ही पार्टियों को डर है इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें जाने का? जी देखिए, अगर दिग्गजों की बात करूं तो जाहिर सी बात है, साफ तौर पर ये सबको पहले से ही पता था कि बिना दिग्गजों के, कांग्रेस भी इस बात को जानती थी कि दिग्गजों को उतार कर ही मैदान फतेह किया जा सकता है। जिस हिसाब से कांग्रेस का वर्चस्व मध्य प्रदेश में और खास करके पूरे देश में खत्म हो रहा था, उस हिसाब से कांग्रेस को यहाँ अपने वरिष्ठ नेताओं को उतारना पड़ा। राजगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो राजगढ़ में जो है साफ तौर पर 2019 और 2014 में बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे और 2009 में कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे जीते थे। और अगर विदिशा की बात करूँ तो यहाँ पर 2 बार सुषमा स्वराज जीती है और इसके बाद जो है इस बार मामा को टिकट दिया गया, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जताया गया है। जाहिर सी बात है वो पार्टी के दिग्गज नेता और विदिशा में पांव वाले भैया कहे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक बड़ी जीत वो हासिल कर सकते हैं। और ये सर्वे भी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है पूरे देश भर में सबसे बड़े मार्जिन से अगर कोई जीतेगा तो उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम पहले स्थान पर है। शायद यही वजह है कि इस बार लड़ाई जीत हार की नहीं है, इस बार लड़ाई है कौन ज्यादा मार्जिन से जीतता और
कौन अच्छे वोट पाता है। तो जाहिर सी बात है दोनों ही पार्टियों ने अपने सियासी समीकरण को देखते हुए, इसके अलावा दिग्गजों को मैदान में इसलिए भी उतारा गया क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में जो है कई मुद्दे ऐसे थे, जैसे लाडली बहना योजना कमाल कर गई थी। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था कि महिलाओं ने लाडली बहना के नाम पे जो है उनको वोट दिया, लेकिन जो है एक चेहरा थे बहुत शिवराज सिंह चौहान, इसलिए उन पे भरोसा जताया गया यहाँ पर, क्योंकि पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में उनके ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था। इस बार भी शायद उनके ही चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन पार्टी ने उन्हें भरोसा जताया और केंद्र में ले जाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक तोहफा दिया, उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया। हालांकि इस बार फिर उनको चुनाव में टिकट दिया गया है, ग्वालियर से जो है उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का इनका प्रदर्शन रहता है। और ग्वालियर चंबल की सीटें काफी अहम इसलिए भी हो जाती क्योंकि वहां से दिग्गज नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में निकले। नरेंद्र सिंह तोमर की आप बात कर लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए। पिछले साल पिछले लोकसभा चुनाव में केपी यादव पे यहाँ पर भाजपा ने भरोसा जताया था। सोचिए आप, सबसे बड़ी बात देखने वाली क्या होती, भारतीय जनता पार्टी अंतिम क्रम में बैठे व्यक्ति को प्रथम में पहुंचा देती है। केपी यादव कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सेल्फी लेते थे। जो आपने नाम लिया केपी यादव का, और कुछ दिन पहले हमने देखा भी था जब अमित शाह पहुंचे थे सभा करने, तो उन्होंने यादव वोटर्स को साधने के लिए कहा था कि केपी यादव की चिंता आप मत कीजिए, केपी यादव को हम अच्छा स्थान देंगे। बनी रहेगा और अपडेट्स लेंगे। इसी बीच इस बड़ी खबर को रुख करेंगे, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की कवायद लगातार जारी। इलेक्शन कमीशन मतदाताओं को प्रेरित कर रही है। मतदाताओं को लकी ड्रॉ के कूपन दिए जा रहे हैं, जहां पोलिंग बूथ के बाहर ये लकी ड्रॉ के कूपन मतदाताओं को मिल रहे हैं। और इन लकी ड्रॉ के जरिए अब मतदाता डायमंड रिंग जैसे महंगे गिफ्ट भी जीत सकते हैं। मतदान के दौरान 3 बार ये लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। आपको बता दें जहांगीराबाद बूथ पर ये लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए, खासतौर पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये नया पैतरा अपनाया है। ये अनूठी पहल उन्होंने की है, जहां पर मतदान केंद्रों के बाहर लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं और इन लकी ड्रॉ के जरिए मतदाता डायमंड रिंग जैसे महंगे उपहार भी जीत सकते हैं, जिसको लेकर मतदान केंद्रों के बाहर ये एक स्टॉल लगाया गया है और इसमें मतदाता अपने कूपन को ले रहे हैं। लेकिन ये कूपन सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो जाकर वोट करेंगे और अपने हाथ पर लगी वो अमिट स्याही का निशान दिखाने के बाद ही उन्हें ये कूपन दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है शबाना की ओर, एक बार फिर रुक कर लेंगे। शबाना, बीते 2 चरण जो निकल चुके हैं मतदान के, हमने देखा कि लगातार जो वोटिंग फीसदी है वो बेहद घटा। इलेक्शन कमीशन की भी चिंता बढ़ी, पार्टियों की भी चिंता बढ़ी कि आखिरकार ये जो घटा प्रतिशत है वो किसके पाले में गया। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इस बार एक अनूठी पहल की है कि लकी ड्रॉ कूपन रखे गए हैं सभी मतदान केंद्रों के बाहर और ये कूपन सिर्फ उन्हें मिलेगा जो मतदान करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से पिछले 2 चरण में मतदान प्रतिशत कम रहा, उसको देखते हुए जो इस बार है जिला प्रशासन ने सभी जगहों पे जो है लकी ड्रॉ सिस्टम लागू किया ताकि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और आके मतदान करे। जाहिर सी बात है 2 चरण में मतदान कम हुआ था और मतदान कम होने की वजह जो है राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जब मतदान कम होता है जो सत्ता विरोधी लहर होती है वो देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है लोगों ने कम मतदान दिया। हालांकि एक तरफ सरकार इस बारे में कह रही थी कि गर्मी और शादी का सीजन था जिसकी वजह से लोग मतदान देने कम गए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग यानी कि कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि इस बार जनता समझ चुकी है, जनता सब कुछ जानती है, ये सरकार विरोधी लहर है यानी कि भाजपा विरोधी लहर, और इस बार जो है जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी। लेकिन ऐसा इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इंतजार करना होगा। आप देखेंगे कि इस तरीके से जब हम पोलिंग बूथ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार विकास के मुद्दे पे वोट होगा। कई लोगों ने तो साफ तौर पर यह भी कह दिया कि मोदी के चेहरे पर इस बार वोट देंगे। और जाहिर सी बात है पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि चेहरा सिर्फ एक लौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, बाकी प्रत्याशी तो नाम के थे। इस बार भी वही ट्रेंड चला हुआ आ रहा है। तो इस बार कांग्रेस जितने दावे कर रही है वो कितने सही साबित होंगे या खोखले, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिशत में जो गिरावट हुई थी उससे दोनों पार्टियों की चिंता बढ़ गई थी। चिंता इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि कहा जा रहा है, काफी पहले से ही कहा जा रहा है, ये ट्रेंड में है कि जिस तरीके से मतदान कम होता है तो सरकार विरोधी ये मतदान होता है, लोग सरकार से खुश
नहीं होते, इसलिए मतदान देने नहीं जाते और जो कम प्रतिशत होता है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के खाते में जाता है। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी शबाना की जो प्रतिशत घटा है, वोटिंग फीसदी जो घटा है, आखिर वो किसके पाले में गया 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। बनी रहिएगा आप, आपसे और भी अपडेट्स लेंगे, चूंकि ग्वालियर से हमारे साथ सहयोगी कपिल जुड़ चुके हैं। कपिल, आपकी ओर मैं रुख करना चाहूंगी, ग्वालियर में क्या समीकरण, चूंकि ग्वालियर चंबल इलाका एक बड़ा महत्वपूर्ण ये क्षेत्र कहा जाता है, कई दिग्गज इस इलाके से निकलकर आए हैं और इस बार भी दोनों ही पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला है। क्या जातिगत समीकरण यहाँ हावी रहेगा या फिर जनता अपने मूलभूत मुद्दों को लेकर ही चुनाव करेगी? जी नैन्सी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह तड़के 5:30 बजे मोकपोल की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और उसके बाद में मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से ग्वालियर में मैं जिस मतदान केंद्र पे खड़ा हुआ वहाँ पे अभी कुछ ही देर बाद ग्वालियर में मौजूदा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर वोट डालने यहाँ पे आने वाले हैं। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पे 1680 मतदान केंद्र कुल बनाए गए हैं, जिसमें से करीबन 100 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसमें करीबन 6 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो कि दिव्यांग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें पिंक मतदान केंद्रों की संख्या भी करीबन 60 से 70 के बीच में रखी गई है। इन आदर्श मतदान केंद्रों पे यदि हम जनता की सुविधा की, वोटर की सुविधा की यदि बात करें तो उन्हें जलजीरा और भी कई तरल पदार्थ मतलब इनमें दिए जा रहे हैं। मौसम की बात करें तो हम ग्वालियर में अभी तक जो मौसम है वो वोटर के हित में काम कर रहा है कि मौसम बहुत मतलब सुहाना हो रहा है ग्वालियर में। कहीं से भी धूप का और गर्मी का एहसास अभी ग्वालियर में नहीं हो रहा है। बाकी अगर बात की जाए यहीं पे कि ग्वालियर के समीकरणों को लेकर, तो समीकरण यहाँ पे हमेशा से ही कहीं ना कहीं जातिवाद रह चुके हैं और जातिवाद के आधार पे आप देखा जाएगा यहाँ पे जो भी चुनाव हुआ है वो जातिवाद के आधार पर हुआ। जी ना, बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि जनता इस बार आखिरकार क्या अपना मूड बनाती है और किसे अपना वोट देगी। 4 जून को खैर स्पष्ट हो जाएगा, बने रहिएगा और भी आपसे हम चर्चा करेंगे। सागर की ओर रुख कर लेंगे, सागर से एसएन पटेल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसएन, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि सागर में इस बार बाहरी प्रत्याशी वर्सेस स्थानीय प्रत्याशी की लड़ाई चूंकि इस बार तूल पकड़ रही है और हमने देखा भी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सागर पहुंचे थे, उन्होंने चुनावी सभा की और लता वानखेड़े जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में उन्होंने वोटों की अपील की थी। क्या लगता है इस बार की स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा इस बार चल पाएगा? बिल्कुल नैन्सी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हम पड़रिया मतदान केंद्र पर हैं और यहाँ मतदाता हैं जो भारी उत्सुकता के साथ वोटिंग करने आ रहे हैं और काफी भीड़ भी हम देख रहे हैं सुबह 7 बजे से। और रही बात जो बाहरी प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं, तो इतना ज्यादा तो यहाँ सागर में फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। जहां तक बात करें लता वानखेड़े की, तो लता वानखेड़े का भी उन्होंने अपना मतदान कर चुकी हैं और अभी फिलहाल मतदान जारी है। और अगर गर्मी की बात करें तो यहाँ भीषण गर्मी चल रही है और ऐसे में भी अपने मतदाता आ रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। और हम मतदान भी दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि हम लगभग यहाँ 1 घंटे से इस मतदान केंद्र पर हैं, तो यही निरंतर भीड़ दिख रही है हमारे लिए। ये ऐसा लगता है कि सागर का जो मतदान प्रतिशत है इस बार बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, लेकिन आपके पीछे कुछ लोग भी हम देख पा रहे हैं कि खड़े हुए हैं, शायद यहाँ पर मतदान करने आए हैं या मतदान कर चुके हैं। उनसे भी चर्चा कीजिएगा कि आखिर वो किन मुद्दों को आधार बनाकर इस बार मतदान करेंगे। आप मतदान करा, आपने किन मुद्दों को लेकर आज मतदान किया? मुद्दों को लेकर क्या विकास चाहते हैं? अब आप विकास हमारे और पूरा पानी की पानी की क्या समस्या है और अभी तक क्या समस्या पानी की? तो यहाँ जो नैन्सी यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के तो पानी की मेन समस्या बता रहे हैं। अभी तक इनके लिए पानी की समस्या का हल नहीं किया गया है, क्योंकि इनको पानी भरने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर तक दूरी से लाना पड़ता है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं। पलायन एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर जिन्हें शायद जनता ध्यान में रखते हुए अपना वोट करेगी, वोटकास्ट करेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा आप और भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे। और चलो एक बार फिर से जफर की ओर रुख कर लेते हैं। जफर, आपके पीछे चूंकि इस बार आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, आप हमें तस्वीरें भी इसके पहले दिखा रहे थे, बेहद ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक रूप से इस मतदान केंद्र को सजाया गया है। क्या लगता है कि इस प्रयास से, इस पहल से यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा? जनता में क्या उत्साह दिख रहा है? जनता पहुंच रही है मतदान केंद्र? बिल्कुल अनुपमा जी,
से मतदान शुरू हुए तो जनता बड़ी संख्या में जो तो आसपास के क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं, क्योंकि मतदान केंद्र पर जिला प्रशासन ने लगातार के माध्यम से लोगों को देने के किया तो कुछ गर्मी का मौसम है तो हो सकता है कि लोग शायद जो है तो सोच रहे हैं कि सुबह के समय जल्दी जो है तो मतदान करके जो गर्मी, जैसे अभी कल जो है तो यहाँ का टेम्परेचर था और आज भी जो है तो अभी भी सुबह के लगभग 9 बजे तेजी नहीं हो सकता कि आने बढ़ते टाइम के समय जो यहाँ पर धूप में तेजी हो, तो उस प्रकार लोग जो है तो सुबह जल्दी होने के कारण जो है तो अपन मतदान करके फ्री हो जाए। लगातार लोगों को देख सकते हैं किस प्रकार कतारें लगी हुई हैं, लोग जो है तो मतदान केंद्रों पर अपना जो है तो वोट का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ एक मतदान हम कुछ महिला मतदान आता है, हम उनसे बात करेंगे कि अपना मत का प्रयोग किया और किन मुद्दों को लेकर जफर, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि अब चुनाव शुरू हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, सुबह से ही लगातार वोटिंग यहां पर जारी है। तमाम जो सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े हुए थे उन्होंने हमें हर अपडेट दिया। ग्राउंड जीरो से लगातार अनादि की टीम जुड़ी हुई है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, लेकिन पल पल की अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सत्ता के महासंग्राम से जुड़ी हुई हर वो एक अपडेट जो आपके लिए जरूरी है अनादि टीवी पर आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।